थंबनेल में आप लोग ने देख लिया होगा, आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन जो है ना, बोर्ड्स में तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछता ही है, साथ साथ सीईटी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा वेटेज इसका है। इस चैप्टर से जो है लगभग आपके पास 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये जो चैप्टर है ये हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन का भी रैंक होल्ड करता है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। टॉपिक्स बहुत लिमिटेड है और क्वेश्चन मज़ेदार आता है, इजीली सॉल्व हो जाता है, फार्मूला बेस्ड चीज़ें रहेगी। आप सारे फार्मूले को अच्छे से समझिए, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, और ये क्वेश्चन जो है अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो सॉल्वेबल रहता है। कभी कभार इस 5 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन जो रहता है वो थोड़ा लेंदी रहता है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी रहता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें शॉर्ट रहती है, इजीली सॉल्व हो जाती है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और 5 के 5 क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक ऑफ द चैप्टर। तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर से वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाएं? ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ आप समझ लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है आपके पास। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले होना चाहिए एक पॉइंट या पोजीशन वेक्टर। ठीक है, साथ ही आपके पास होना चाहिए एक पैरेलल वेक्टर, या तो उसका डायरेक्शन रेशियो, लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे दो या पैरेलल वेक्टर दे दो। अगर ये दो चीज़ आपके पास है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो। क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन? तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी आर इक्वल्स टू वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। ए क्या था? पोजीशन वेक्टर, और बी क्या है? पैरेलल वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर, जो भी बोलना है आपको। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपने लिखा है आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, ये हो गई इक्वेशन ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर। तो सबसे पहला यही था हमारा टॉपिक, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। ठीक है, मगर ये जो इक्वेशन लिखा है ये आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अगर मेरे पास पॉइंट जो है पोजीशन वेक्टर है, उसकी जगह हमारे पास पॉइंट दिया हो x1 y1 z1, और जो पैरेलल वेक्टर था उसकी जगह डायरेक्शन रेशियो दिया हो a, b, c, और अब आपसे पूछ लिया जाए कि अब क्या होगी इक्वेशन, जो कि कार्टेशियन फॉर्म में रिजल्ट आने वाला है, वो होगी x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। सो ये जो इक्वेशन लिखा हूँ मैं, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, दोनों ही लाइन की इक्वेशन है। अगर आपके पास एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो कार्टेशियन इक्वेशन इस तरीके से लिखोगे, पोजीशन वेक्टर और डायरेक्शन रेशियोज दिया है तो इस तरीके से लिखना है। ठीक है, चलिए इनको आपस में भी कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आता है, वो हम क्वेश्चन से सीखेंगे कि किस तरीके से। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा वेक्टर इक्वेशन लिख कर दिखाइए, या वेक्टर इक्वेशन दिया रहेगा कार्टेशियन इक्वेशन लिख के दिखाइए। वो बहुत सिंपल सा सवाल होता है। ठीक है, वो तो ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा क्या आंसर आने वाला है। चलिए, अब अगर मेरे पास एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर ना देकर दोनों पॉइंट ही दिया हो, या दोनों पोजीशन वेक्टर ही दिया हो a1 और a2, दो पॉइंट वेक्टर दिया हो, और आपसे पूछा जाए कि अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए, क्योंकि मुझे पता था कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो तो a प्लस लैम्डा बी, और ये b जो है वो पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। तो अब b मुझे निकालना होगा, a तो अभी भी मेरे पास है, a दोनों में से कोई भी पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो, पॉइंट तो है मेरे पास। तो b निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। ये a2 माइनस a1 जो वेक्टर आएगा वो अपने लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, तो b की जगह आ जाएगा a2 माइनस a1, तो जो आंसर आएगा वो होगा लैम्डा a2 माइनस a1, और ये a की जगह आप a1 यूज़ कर लो चाहे a2, कोई भी चलेगा। सो ये जो नई इक्वेशन आई है ये हमारी इक्वेशन होगी लाइन की। बस b की जगह आपको a2 माइनस a1 दिख रहा है। अगर आपको ऐसा नहीं याद करना नई इक्वेशन, तो आप यही याद रखिए a प्लस लैम्डा बी, बस इसका b निकालना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा खाली आप a की फॉर्म याद रख लीजिए। ठीक है, उसी से आपका काम हो जाएगा। तो अगर इसी का कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखना होगा तो क्या होगा, x माइनस x1
y माइनस y1 और z माइनस z1। ये x1 y1 z1 जो दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, और जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो होगा, बताओ, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। दोनों पॉइंट को माइनस करके निकालना है आपको। a2 माइनस a1 जब करोगे तो वहाँ पे पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हो, या वेक्टर इक्वेशन निकालने में आप स्मार्ट हो तो वेक्टर इक्वेशन को निकाल के कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्शन बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे पास। चलिए लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन कि किस तरीके से हमें लाइन की इक्वेशन एक्चुअली लिखनी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट दिया है और दूसरा भी पॉइंट ही दिया हुआ है, और इस बार आपसे कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है, तो मतलब जो सेकंड इक्वेशन हमने पढ़ी थी ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब आपको मैं वेक्टर इक्वेशन निकालता हूँ और कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ इसी सवाल में, ताकि आपको वेक्टर इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करना है वो भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो वेक्टर फॉर्म में याद रखना ईजी रहता है, और मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ कि वेक्टर फॉर्म में याद रखिए, क्योंकि आगे जाके कुछ फॉर्मूला भी जो रहेंगे वो वेक्टर फॉर्म में ईजिली समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए सो क्या था हमारे पास, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया। a1 वेक्टर कितना आ जाएगा बताओ, 3,1,2 आई जे के रहता है, मगर ठीक है मैंने आई जे के नहीं लिखा है काम चलाने के लिए, इससे हो जाएगा। अब मैं b वेक्टर निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा -4, 2 में से 1 गया तो +1, और 1 में से 2 गया तो ये -1। सो मेरे पास डायरेक्शन रेशियोस आ गए, -4, 1, -1। अब मैं निकालूंगा पॉइंट वेक्टर, तो पॉइंट वेक्टर ये वाला भी ले सकता हूँ, ये वाला भी, तो ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। ऑप्शन में सब में x-3 लिखा है पॉइंट में, मतलब इसे पहला पॉइंट दिया है, तो x-3 फॉर्मूला क्या था बताओ, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। तो x-3, y माइनस 1 और z माइनस 2, तो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट तो सब में सेम है और मैच भी हो रहा है। डिनोमिनेटर वाले में भी देखना होगा क्या है, -4, 1 और -1, -4, 1 और यहाँ पे -1 नहीं है, ये वाले ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, बाकी और कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। -4, 1 और -1 ये आपका डायरेक्शन रेशियोज है, और ये में से ये वाला पॉइंट को आपको पोजीशन वेक्टर की तरह यूज़ किया इसने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, 2 लाइन दी गई है, इनके परपेंडिकुलर है अपनी लाइन। ठीक है, मतलब अगर मान लो इसका डायरेक्शन रेशियो b1 है, कितना है 1, 2, 3, और इसका डायरेक्शन रेशियो b2 है, कितना है -3, 2, 5, तो जो अपना डायरेक्शन रेशियो होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, अपना लाइन भी तो इनके परपेंडिकुलर है, तो अपना डायरेक्शन रेशियो भी इनके परपेंडिकुलर होगा। तो ये मैं निकाल सकता हूँ b1 क्रॉस b2 से। चलिए बस b1 क्रॉस b2 कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, i j k 1, 2, 3 -3, 2, 5। चलो i के साथ कितना आ जाएगा, 10 - 6, देखो 5 2 10 -6, 4। j के साथ कितना आ जाएगा, 5 + 9, देखो 5 + 9। k के साथ कितना आ जाएगा, 2 + 6, तो ये हो जाएगा 4i - 14j + 8k। तो जो डायरेक्शन रेशियोज हो गए वो क्या हो गए, 4, -14, 8। आप चाहिए तो इसको डिवाइड कर सकते हो, अगर किसी से डिविजिबल हो रहा है तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज ही तो है, रेशियोज को फिर से डिवाइड कर लिया मैंने, 2 - 7, 4। चलिए देख लेते हैं 2 - 7, 4 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे तो सब प्लस में दिख रहा है, तो पॉइंट में कुछ गड़बड़ किया है। चलो देख लेते हैं क्या किया इसने, पहला पॉइंट यूज़ किया कि सेकंड पॉइंट यूज़ किया, देख लेते हैं। तो पहले पॉइंट में क्या है, 1, 2, सॉरी पॉइंट कहाँ दिया है, वहाँ दिया है, ये तो डायरेक्शन रेशियोज थे ना, 2, 1, 3, तो 2, 1, 3 तो सब में यूज़ किया। यहाँ पे देखो थोड़ा सा गलत किया है, क्या हुआ है, यही आंसर राइट भी है। फॉर्मूला क्या था, x - x1 अपॉन a इक्वल्स टू y - y1 अपॉन -7।
तो इस माइनस को ऊपर एडजस्ट किया, जैसे ऊपर एडजस्ट किया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है, ताकि सारे देखो डायरेक्शन रेशियोज में सब पॉजिटिव दिया है, उस माइनस साइन को बस जस्ट ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट करके ऑप्शन को सेट कर दिया इसने। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी दो वेक्टर्स है, देन द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन आर क्रॉस ए इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, आर क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो गिवन पार्ट है उसको लिखता हूँ, आर क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए इक्वल्स टू 0 होगा, और अगर मैं इधर से क्रॉस ए कॉमन ले लूँ तो क्या मेरे पास बचेगा वो बता दीजिए फटाफट। आर माइनस बी क्या हो जाएगा, आर माइनस बी इक्वल्स टू 0, मतलब आर माइनस बी विल बी पैरेलल टू ए। पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0, और आपने पढ़ा था अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूँ एक वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स ए होगा, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी प्लस लैम्डा ए। चलिए अब इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करूँ, आर क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, आर माइनस ए। अब ये वाला वेक्टर इसके पैरेलल हो जाएगा, तो आर माइनस ए विल बी, लैम्डा तो मैंने यूज़ कर लिया तो मैं लिख सकता हूँ म्यू टाइम्स बी। ये पैरेलल का जो वेक्टर है उसका थ्योरम था ना, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होता है, याद आ रहा है। चलिए एक थ्योरम में हमने पढ़ा था, तो ये रिजल्ट करेगा आर माइनस ए आर इक्वल्स टू ए प्लस म्यू बी। अब दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो दोनों का आर इक्वेट करूंगा मैं, तभी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा ना। तो क्या होगा बताओ, बी प्लस लैम्डा ए इक्वल्स टू ए प्लस म्यू बी। ठीक है, अब ए कोएफिशिएंट वाले इधर लेके जाओ, तो ए अगर मैं कॉमन लूँ तो बचेगा लैम्डा माइनस 1, और अगर मैं बी यहाँ पे लेकर आऊँ तो ये बचेगा म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू बी, सॉरी म्यू माइनस 1 टाइम्स बी। ये मेरे पास इक्वेशन बनी, क्या बनी, लैम्डा माइनस ए इक्वल्स टू म्यू माइनस बी। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है, ए इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 बी। ठीक है, ए और बी के बीच में एक रिलेशन मिली, ए इज कांस्टेंट टाइम बी। अभी हमने पढ़ा अगर किसी वेक्टर को आप कांस्टेंट टाइम्स लिख सकते हो, जैसे ए इज इक्वल टू लैम्डा बी ऐसा लिखा था ना हमने, तो वो पैरेलल का कंडीशन बताता है, मतलब ए और बी जो है वो पैरेलल होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चेक करना है बस ए और बी पैरेलल है कि नहीं। तो कोई भी दो वेक्टर पैरेलल कब होता है, जब उनका क्रॉस 0 होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं इसका क्रॉस 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 1 2 0 माइनस 1, ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ मैं, क्या आ जाएगा, आई जे के 1 1 0, और बी वेक्टर कितना था अपने पास 2 0 माइनस 1, 2 जे कोएफिशिएंट नहीं था ना। चलिए अब चेक कर रहे थे कि ए क्रॉस बी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी तो ए और बी पैरेलल होगा। अगर क्रॉस 0 आ गया तो दो वेक्टर पैरेलल होते, ये हमने वेक्टर में पढ़ा था। चलिए आई विल इक्वल्स टू 1 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 1, और जे कितना हो जाएगा माइनस 1, और के वाला पार्ट कितना हो जाएगा माइनस 2। तो ये आ रहा है माइनस आई प्लस जे माइनस 2 के, जो कि 0 नहीं आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों ए एंड बी पैरेलल नहीं है। अब आप थोड़ा सा थ्योरम याद करिए, अगर दो वेक्टर को हमने ऐसे लिखा था, कोरोलरी था, अगर दो वेक्टर ए और बी पैरेलल है तो ए विल बी लैम्डा टाइम्स बी, ऐसा ही था। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 होगा, है ना। तो इस वाले पार्ट को 0 करना है, किसको, लैम्डा माइनस 1 और म्यू माइनस 1 को। मैं थोड़ा थ्योरम आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। अगर मान लो दो वेक्टर है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता था, याद आ रहा है। अगर दो वेक्टर ए और बी पैरेलल है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता है। अगर ये दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स है फिर भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, इसका मतलब ये T1 T2 क्या हुआ होगा,
ज़ीरो हुआ होगा, याद आया होगा तो थ्योरम में हमने पढ़ा था। इसका मतलब ये जो होगा इनकी कोएफिशिएंट लैम्डा -1 और म्यू -1, ये पैरेलल का कंडीशन दिख रहा है ना यहाँ पे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो आ जाएगा ये इधर आने के बाद। इसका मतलब ये और ये वाला पार्ट ज़ीरो हुआ होगा, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अगर मैं वो पैरेलल का कंडीशन लगा दूँ तो लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 आने वाली है। फाइनली लैम्डा और म्यू ये आ गया 1। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू 1 डालूँ तो यहाँ से मेरे पास जो वेक्टर बनकर आएगा आर, वो क्या बनेगा a प्लस बी, और यहाँ से भी क्या बनेगा a प्लस बी। मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये पुट करने के बाद आर विल इक्वल्स टू a प्लस बी, मतलब a और b वेक्टर को प्लस करना है। तो चलिए प्लस कर दीजिए, 1 + 2 3i, 1 + 0 1j, 0 - 1 - k कैप। ठीक है, प्लस कर दिया हमने a और b को, तो 3 + 1 प्लस नहीं है माइनस, तो देखते कौन सा ऑप्शन है, फिर से देख लें। 3 प्लस में 1 भी प्लस में और लास्ट वाला -1, ये रहा डी ऑप्शन, 3 और 1 प्लस में और ये वाला -1। ठीक है, तो देखने में थोड़ा इजी सा क्वेश्चन था मगर थोड़ा सा लेंथी हो गया ये वाला सवाल। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, अच्छा इसका वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे करें। तो सबसे पहले इसको कार्टेशियन इक्वेशन में अच्छे से कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा बताओ, x + 2, और वो 2 कहाँ चला गया, अगर मैं उस 2 को ऐसे लिख दूँ तो ये भी 2 ही कॉमन आएगा, जैसे दिख रहा है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो वो चीज़ बन जाएगी। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो वो 3 इधर आ जाएगा, यहाँ से 6 कॉमन लिया तो वो 6 इधर आ जाएगा। तो बताइए डायरेक्शन रेशियोज कितना है इसका, 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, डायरेक्शन रेशियोज है ना, रेशियोज को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 2, 1, यह है आपका डायरेक्शन रेशियो। तो देखिए 3 to 1 सब में दिख रहा है, तो बी वेक्टर तो मिल गया, ये आपका डायरेक्शन रेशियो था ना, तो ये बी वेक्टर आ गया। अब ए क्या है अपना, ये पॉइंट वेक्टर, तो बताइए ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ए का वैल्यू निकालना है तो इसको माइनस साइन से बताओ कितना आ रहा है, -2, इसको भी माइनस से, -1/3, ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, -2 -1/3 +1, सब प्लस में यहाँ पे। चलिए उसने क्या किया है, 6 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया है। ये ऑप्शन आया ना, बी ऑप्शन, क्या किया है, -2 -1/3 और +1/2, ये आया आपका ए पॉइंट और ये आया आपका बी पॉइंट। ठीक है, बी वाला, तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगा बताओ, r = a + λb, ए का वैल्यू डालिए, ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, बी का वैल्यू डालिए, मैच हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट सवाल में, यहाँ पे 2 आपके पास लाइन दी गई है और पूछा है कि ये दोनों लाइन क्या इंटरसेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो कौन से ऑप्शन के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेगा, अगर नहीं हो रही है तो भाई डू नॉट इंटरसेक्ट का डायरेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब 2 लाइन इंटरसेक्ट होगी कि नहीं होगी कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले ये जो कार्टेशियन इक्वेशन है इसको अज्यूम कर लेंगे के, या तो आप इसको अज्यूम कर लीजिए लैम्डा और इसको अज्यूम कर लीजिए म्यू। अब यहाँ से x की वैल्यू बताइए, x = कितना आएगा, ये 3 को इधर भेजना पड़ता है,
तो ये 3 इधर जाएगा तो 3 लैम्बडा प्लस 1। y की वैल्यू भी बताइए, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 लैम्बडा माइनस 1, 2 लैम्बडा माइनस 1, और z की वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 लैम्बडा प्लस 1, 3 लैम्बडा प्लस 1। तो यहाँ से एक्स वाई जेड आ गया, तो यहाँ से भी एक्स वाई जेड निकालिए, बताइए कितना हो जाएगा, 4 म्यू माइनस 2, वाई की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, 3 म्यू प्लस 1, और जेड की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, माइनस 2 म्यू माइनस 1। अब क्योंकि अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो दोनों का एक्स वाई जेड इक्वेट होगा, एक्स वाला एक्स के इक्वल होगा, तो इसका एक्स कितना है 3 लैम्बडा प्लस 1, और इसका एक्स कितना हो जाएगा 4 म्यू माइनस 2। अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 4 म्यू माइनस 3 लैम्बडा। चलिए इक्वेशन 1, y वाला y के इक्वेट करूँ तो 2 लैम्बडा माइनस 1, 3 म्यू प्लस 1, प्लस 1 को इधर भेजो माइनस 2, ये होगा 3 म्यू माइनस 2 लैम्बडा। अब अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व करके लैम्बडा और म्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। उसको मुझे z वाले इक्वेट में सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 म्यू माइनस 1। तो इस बार अगर माइनस 2 म्यू को इधर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा 2 म्यू प्लस 3 लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस 2। अब चाहे कौन सी भी दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो जो आपको इजी लगे, और वो तीसरे इक्वेशन में सेटिस्फाई होना चाहिए, बस ये चीज़ मुझे चेक करनी है। अगर सेटिस्फाई हो गया, लैम्बडा म्यू कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना है, अगर वो तीसरे में सेटिस्फाई हो गया मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है, और जैसे लैम्बडा मिल गया या म्यू मिल गया तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिल जाएगा इनको पुट कर कर, ठीक है। तो चलिए फटाफट कर लेता हूँ, मैं इन दोनों इक्वेशन को ही सॉल्व करवा लेता हूँ मैं। अगर मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनकी कोएफिशिएंट मैच होनी चाहिए, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होने वाली बताइए। इसको 2 से किया तो 6 इज इक्वल्स टू 8 म्यू माइनस 6 लैम्बडा, और यहाँ पे 3 से करो तो माइनस 6 9 म्यू माइनस 6 लैम्बडा। अब सेम हो गया है, अब इसको माइनस कर सकते हो, 9 म्यू में से 8 म्यू गया तो यहाँ पे म्यू बचेगा, इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, माइनस 6 लैम्बडा में से माइनस 6 लैम्बडा गया, दो बार माइनस आया तो प्लस हो गया होगा, तो जीरो कैंसिल हो जाएगा वो, बताइए माइनस 6 में से माइनस 6 गया तो माइनस 12, तो म्यू का वैल्यू आया है माइनस 12। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके लैम्बडा निकाल सकते हो, तो इसमें ही पुट कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3 12 4 48 प्लस 48 डिवाइड बाय माइनस 3 इक्वल्स टू लैम्बडा। तो 48 प्लस 3 ये हो जाएगा अपने पास 51 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा, तो लैम्बडा की वैल्यू आई माइनस 17। लैम्बडा कितना आया माइनस 17, और म्यू कितना आया था माइनस 12। अब अगर मैं इसमें सेटिस्फाई कर लिया तो आंसर आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि सेटिस्फाई हो रहा है, तो 2 म्यू का वैल्यू आ गया माइनस 12 और लैम्बडा का वैल्यू आ गया माइनस 17। किसी भी हालत में ये वैल्यू माइनस 2 के बराबर नहीं होगी, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ होगा। अगर सेटिस्फाई हो जाता तो अब हम लैम्बडा और म्यू जो निकाले थे इसके अंदर पुट करके सॉल्व करके हम इजीली इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे आ जाता हूँ। अच्छा हो गया क्वेश्चंस, अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हो। क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक लाइन दी गई है r इक्वल्स टू a प्लस लैम्बडा बी, और एक पॉइंट दिया है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट अल्फा, ठीक है। अब अल्फा पॉइंट का मुझे इस लाइन से डिस्टेंस चाहिए, तो क्या फार्मूला होगा। देखिए आपके बुक में एक फार्मूला लिखा है, मैं आपको दूसरा फार्मूला दे रहा हूँ जिससे काम जल्दी हो जाता है, तो वो वाला फार्मूला आप यूज़ करिए, ठीक है। इस पॉइंट को ए बोल दीजिए, पी बोल दीजिए, चलिए ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट ए था और ये जो पॉइंट पी है, इससे एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, ए पी वेक्टर।
और इसका क्रॉस करना पड़ेगा बी के साथ। तो जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल कर अगर मैं बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दूँ तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास। इस फॉर्मूला से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। या तो दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका है डिस्टेंस का, ये वाला एक फॉर्मूला है, अंडर रूट, ये पाइथागोरस से आता है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने इसका परपेंडिकुलर निकाला, फिर ये पॉइंट मान लो ए पॉइंट इधर था, फिर इसका प्रोजेक्शन निकाला, तो ये पहले ए पी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाला होगा इन्होंने। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा P माइनस ए, ये हो जाएगा P माइनस ए का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे हो जाएगा P माइनस ए के प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड। तो P माइनस ए का प्रोजेक्शन जो होगा वो होगा P माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ठीक है। तो ये लेंथ और ये लेंथ मुझे मिल गया, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये लेंथ निकाल सकता हूँ। तो डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, मान लो ये P है, ये A है, ये B है, तो क्या हो जाएगा बताओ, पी बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाइथागोरस से आया, तो ये वाला भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, मगर ये थोड़ा लेंथी जाता है, इसके लिए मैं बोलता हूँ ये वाला करो, और ये इजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इससे फटाफट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। मान लीजिए दो लाइंस हैं और वो कोप्लेनर नहीं है, फिर भी वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और पैरेलल भी नहीं है, तो वैसी लाइंस को हम लोग स्क्यू लाइंस बोलते हैं। मतलब दो लाइन अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रहे और पैरेलल भी नहीं है, और कंडीशन तीसरी क्या है, कोप्लेनर भी नहीं है, तो उस कंडीशन को स्क्यू लाइंस बोलते हैं। तो R1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1 पहली लाइन मान लेता हूँ, R2 इज इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्डा B2 ये दूसरी इक्वेशन मान लेता हूँ। मान लीजिए ये दो स्क्यू लाइंस दी गई है और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला बहुत आसान सा है, A2 माइनस A1, इसका मुझे डॉट करना पड़ेगा B1 क्रॉस B2 के साथ, तो फाइनली ये चीज़ बॉक्स प्रोडक्ट की तरह हो जाएगी, A2 माइनस A1 B1 B2, इसका बॉक्स प्रोडक्ट अपॉन में क्या रहेगा, जो B1 क्रॉस B2 आया था ना उसका मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी, फिर इसका पूरा मॉड्यूलस वैल्यू। तो ये दोनों में से एक फॉर्मूला, दोनों सेम ही है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट को मैंने अच्छे से लिख दिया है, बस ट्रिपल प्रोडक्ट को ही बॉक्स प्रोडक्ट लिखते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी कुछ नया नहीं है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। कब, जब लाइंस कोप्लेनर नहीं है और इंटरसेक्टिंग नहीं है, ना ही पैरेलल है। तो अगर पैरेलल हो जाएगी दो लाइन, तब क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, तब होगा बस वो जो B1 और B2 दो थे ना, क्योंकि लाइन अगर पैरेलल है तो पहली लाइन और दूसरी लाइन में फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका पैरेलल वेक्टर तो सेम ही होगा, सिर्फ A1 और A2 का फ़र्क होगा। तो फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1, अब यहाँ पे डॉट किसके साथ था, B1 क्रॉस B2, तो दो है ही नहीं, तो सिर्फ B रहेगा, और यहाँ पे भी सिर्फ B रहेगा। तो ऐसे आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, ठीक है, इजीली, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस आ गए हैं आपके स्क्रीन पे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करिए, स्ट्रैटेजीज बनाइए कि कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। जो भी मैंने फॉर्मूला दिया है उसमें आप इजीली कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, मतलब ये पिछला वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका बी चेक करिए, अगर बी सेम नहीं है तो आपको सेम बनाना पड़ेगा। तो इसका बी ऑब्वियसली सेम है, देखिए ए वाला पार्ट 2 2, बी वाला -2 और सी वाला 1, ठीक है। तो चलिए फटाफट बी पहले लिख लेंगे, 2 -2 1, फिर A1, फिर A2, A1 कितना है बताइए, 1, 2, 3, और A2 कितना हो गया, 0, 0, 0,
देखो एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी और जेड के साथ भी कुछ माइनस नहीं है। तो अगर मैं ए टू माइनस ए वन करूँ या ए वन माइनस ए टू, तो देखो ये फॉर्मूले में ए वन माइनस ए टू भी लिख सकते हो, हाँ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं ए वन माइनस ए टू करूँगा तो आंसर तो 1 2 3 आने वाला है। और अगर मैं इसके साथ डॉट कर दूँ, ए वन माइनस ए टू का डॉट कर दूँ ताकि न्यूमरेटर वाला पार्ट आ जाए, ए वन माइनस ए टू का डॉट करना है बी के साथ, तो कितना हो जाएगा बताइए। 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, डॉट करेंगे तो कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3 1 ज़ा 3, तो 3 प्लस 2 5 माइनस 4 दैट इज़ 1। तो न्यूमरेटर में 1 आ गया और डिनोमिनेटर में कितना आएगा देखते हैं हम लोग। डिनोमिनेटर में b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया, 2 माइनस 2 1 और 1 2 3 ए बी सी, ठीक है। चलिए, तो ए टू माइनस ए वन किया तो 1 2 3 आया, डॉट किया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। अच्छा गड़बड़ यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। 2 में से 4 गया तो माइनस 2 प्लस 3 सही तो है 1, तो यहाँ पे 1 आया और अपॉन में आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, ये तो आ रहा है 9, जो कि आ जाएगा 1/3। तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो क्वेश्चन में हो सकता है कुछ करेक्शन हो छोटा मोटा जिसकी वजह से ऑप्शन नहीं बैठा आपका, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये वाला क्वेश्चन रहेगा तो आंसर 1/3 ही आएगा। कुछ क्वेश्चन में करेक्शन होगा, कुछ करेक्शन करने के बाद जो है हो सकता है चीज़ें मैच हो जाए। अगला सवाल देखते हैं। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन, आ गया वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। चलिए बताइए, तो आपका जो P पॉइंट है वो कितना है 1,2,3, आपका जो A पॉइंट है वो कितना है 6 7,7, और जो B वैल्यू है B वो कितना है 3,2, -2। अच्छा, तो मैंने क्या बोला था, पहले आप AP वेक्टर का क्रॉस करेंगे B के साथ, तो AP निकाल ले पहले। AP इज टू P माइनस ए, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, B के साथ क्रॉस करना है तो B हो गया 3 2 -2। चले, क्रॉस करने के लिए मुझे I J K चाहिए, तो अगर मैं AP का क्रॉस कर दूँ B के साथ तो बताइए I वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये I वाला रो कॉलम स्किप, 5 × 2 -10, 4 2 ज़ा 8, J वाला पार्ट कितना आ जाएगा, रो कॉलम स्किप, -10, 4 3 ज़ा 12, और K वाला पार्ट कितना आ जा रहा है 5 2 ज़ा +10, K वाला पार्ट कितना 10 -15। तो फाइनली I कोएफिशिएंट कितना आया -18, J वाला आ जाएगा +22, और K वाला आएगा -5। ये आ गया आपका AP क्रॉस B। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए रहता है। तो बताइए AP क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा √18 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 324, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 4 4 4 484, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करना है तो कितना हो रहा है 484, 324 और 25, तो 4 4 8 5 13
ये कितना हो जाएगा, 9 2 11, 11 2 13, 4 3 7, 1 8, तो कितना हो जाएगा, √833 अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी था, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर, चलो बी का मैग्नीट्यूड इधर ही निकाल दूँ मैं, बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √9 + 4 + 4, तो 9 + 4 13 + 4 दैट इज 17। अब बस आपको ये 17 से डिवाइड करना है और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो बताइए 17 का टेबल आ रहा है, 17 1 जा 17 5 जा कितना जा रहा है, 7 5 जा 35, 85 जा रहा है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो 17 4 जा जाएगा, ठीक है, 17 4 जा 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 68 आ गया, ठीक है, और 83 में से 68 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 15, ठीक है, 153 हो जाएगा, 3 कैरी था 153। अब 17 के टेबल में 153 कितने बार में जाएगा, तो एक बार 9 जा चेक कर लेता हूँ मैं, 17 9 जा 9 7 जा 63, 9 1 जा 9 153, तो कितना जा गया 17 9 जा, तो √49 आया आंसर, दैट इज द 7, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो मैंने बताया था डिस्टेंस वाला हमेशा थोड़ा लेंदी रहता है, तो टाइम जाता है, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा स्क्वायर्स वैल्यू और क्यूब्स वैल्यू और मल्टीप्लिकेशन आप थोड़ा जल्दी कर लोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। चलिए फॉर्मूला क्या था, याद आया कि नहीं, फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाया था मैंने, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए पी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ए पी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाला और बी का मैग्नीट्यूड, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। अगला सवाल, चलिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, क्या था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, A2 - A1 है ना, A2 - A1 इसका डॉट करना है B1 क्रॉस B2 के साथ, चलिए, और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले B1 क्रॉस B2 ही निकाल लेते हैं, B1 क्रॉस B2, तो B1 और B2 IJK, ये हो जाएगा 2 3 लैम्बडा और ये हो जाएगा 1 4 5, इसको सॉल्व करो तो B1 क्रॉस B2 मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो क्या आ जाएगा बताओ, आई कोएफिशिएंट के साथ कितना आ रहा है, 15 - 4 लैम्बडा है ना, और जे कोएफिशिएंट के साथ कितना आ रहा है 10 - लैम्बडा, और के कोएफिशिएंट के साथ कितना आ रहा है 4 2 8 - 3, तो फाइनली आई के साथ आ रहा है 15 - 4 लैम्बडा, फिर से ये लेंदी होने वाला है, 10 - लैम्बडा जे, और के साथ आएगा 5। चलो अब मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए होता है B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, और न्यूमरेटर में मुझे B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट चाहिए होता है, चलिए अपॉन में हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 15 - 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 10 - लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, A2 - A1 के साथ, ठीक है, तो A2 - A1 भी निकाल लूँ मैं, A2 - A1, तो चलो कौन सा बड़ा वैल्यू, यही बड़ा है, 2 में से 1 गया तो 1 कॉमा, यहाँ पे गया 4, 4 में से 2 गया तो 2 कॉमा, यहाँ पे कितना है 5, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2,
तो ये आ गया आपके पास A2 माइनस A1। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू दिया है 1/√3। तो बस अब मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, इसका इसके साथ डॉट करेंगे तो कितना आएगा 15 माइनस 4 लैम्बडा। 2 के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँ तो कितना हो जाएगा -20 प्लस 2 लैम्बडा, और यहाँ पे करूँ तो ये बन जाएगा प्लस 5 2 ज़ा 10। चलिए फाइनली मुझे यहाँ से कुछ वैल्यूज सिंप्लीफाई होकर मिलेगी। न्यूमरेटर में मिला -2 लैम्बडा, 15 में से 20 गया तो कितना बचेगा -5, और 10 में से 5 गया तो ये 5 माइनस 2 लैम्बडा। अब डिनोमिनेटर में तो थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 16 लैम्बडा स्क्वायर, और 15 टू ज़ा 30, 30 4 ज़ा 120 लैम्बडा प्लस 100 प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 20 लैम्बडा प्लस 25। चलिए सारे को सम करेंगे। 225 प्लस 25 ये हो गया 250, 250 में और 100 आ गए तो ये हो गया 350। 350 माइनस लैम्बडा कितने हो गए 140 लैम्बडा, और लैम्बडा स्क्वायर वाले कितने हो गए 16 1 17, है ना, 17 लैम्बडा स्क्वायर वाला। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करनी पड़ेगी। तो LHS में कितना था मेरे पास, एक पेज ऐड कर लेता हूँ। LHS में था 1/√3, है ना, और RHS में क्या आया 350 140 और 17 लैम्बडा। √350 माइनस 120 लैम्बडा 140 लैम्बडा प्लस 17 लैम्बडा स्क्वायर, 140 लैम्बडा प्लस 17 लैम्बडा स्क्वायर, और न्यूमरेटर में मेरे पास आया था 5 माइनस 2 लैम्बडा, 5 माइनस 2 लैम्बडा। अब अगर मैं इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँ तो ये हो जाएगा 1/3, और ऊपर क्या बनेगा 25 माइनस 2 5 ज़ा 10 2 ज़ा 20 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर। द पॉन में कितना होगा 350 माइनस 140 लैम्बडा प्लस 17 लैम्बडा स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर मैं इधर भेज दूँ तो 350 माइनस 140 लैम्बडा प्लस 17 लैम्बडा स्क्वायर, 3 को इसको मल्टीप्लाई करूँ 25 3 ज़ा 75, 60 लैम्बडा प्लस 4 3 ज़ा 12 लैम्बडा स्क्वायर। अब 17 में से 12 गया तो कितना बचेगा 5 लैम्बडा स्क्वायर बचेगा, है ना। 140 में और 60 ऐड हो गए, माइनस 140 में प्लस 60 हो गए तो माइनस 80 लैम्बडा बचेगा, और वहाँ पे 350 है तो उसे 75 माइनस कर दो तो प्लस में बचने वाला है 50 गया, और ये बचेगा 275 इक्वल्स टू 0। 5 से डिवाइड मार दो, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी 5 6 ज़ा 30, ठीक है। लैम्बडा इसको 5 से डिवाइड मारा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी था ना तो 25। चल अब इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मुझे लैम्बडा मिल जाएगा। लैम्बडा के ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास, लैम्बडा पूछा है 11 16 12 15, ठीक है। तो 11 16 12 15, तो ये 11 के टेबल में आएगा 11 5 ज़ा, तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 11 लैम्बडा माइनस 5 लैम्बडा प्लस 55।
अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा लैम्बडा माइनस 11 और लैम्बडा माइनस 5, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास लैम्बडा की दो वैल्यू आ गई 11 और 5। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो 5 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी दैट इज लैम्बडा की वैल्यू 11 आएगी, ठीक है। चलिए, तो ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो गया क्योंकि स्क्वायर्स वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, प्लेन के सवाल अब चालू हो जाएंगे। पहले प्लेन के टॉपिक को समझते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे बनेगा? जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए था और एक डायरेक्शन वेक्टर होना चाहिए था, वैसे ही इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने के लिए आपके पास एक नॉर्मल होना चाहिए जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, और एक आपके पास इस प्लेन में एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ है तो आप प्लेन की इक्वेशन लिख पाओगे, मगर वो हम लोग सेकेंड टॉपिक में देखने वाले। सबसे पहले हम लोग देखने वाले इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब ये नॉर्मल फॉर्म क्या रहेगा? इसमें प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है जिसको नॉर्मल कहते हैं हम लोग, याद है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसको नॉर्मल बोलेंगे, और प्लेन की इक्वेशन को लिखने के लिए यही काम आता है। अब इस नॉर्मल का मुझे पूरा वेक्टर नहीं चाहिए, खाली यूनिट वेक्टर चाहिए। इस बार नॉर्मल का हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ओनली यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और वैल्यू यूज करूंगा p। p इज द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अब मैं इन दोनों की मदद से नॉर्मल फॉर्म से की इक्वेशन लिखने वाला हूँ। तो वो क्या होगी? r डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ये जो रिजल्ट आएगा यही रिजल्ट है आपके इक्वेशन ऑफ प्लेन का, ठीक है। एन कैप और पी क्वेश्चन में दिया रहेगा। और मान लीजिए ये तो वेक्टर इक्वेशन है, मान लीजिए इसी तरीके से आपसे कार्टेशियन इक्वेशन पूछेगा तो वहाँ पे आपको नॉर्मल जो वेक्टर है उसकी जगह पे आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए रहेंगे। किसका? नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो आंसर आएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। वट इज एल एम एन? एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन रहेगा इक्वल्स टू पी। ये आपका आंसर आएगा। और इसी में एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला होता है प्लेन, ये वाली प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस तो पी रहता है ना। अगर मैं ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ प्लेन के ऊपर तो उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, वो उसका फॉर्मूला होता है एल पी। ये याद रखना है, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। एम पी कॉमा एन पी। ये क्या लिखा है मैंने? ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब मान लो ये प्लेन की इक्वेशन थी, ये आपका ओरिजिन है, इससे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की होगी प्लेन के ऊपर, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आया होगा उसकी कोऑर्डिनेट ये है एल पी, एम पी और एन पी। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ कोऑर्डिनेट है फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, तो इसको याद रख लेना, नॉर्मल फॉर्म से ही निकलता है। नेक्स्ट जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने के लिए, वो ये है कि आपके पास एक पोजीशन वेक्टर या तो पॉइंट वेक्टर दिया होगा प्लेन के अंदर, और एक वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, जिसको हम लोग प्यार से नॉर्मल कहते हैं। पोजीशन वेक्टर और ये नॉर्मल वेक्टर, ये दो चीज़ आपको दी रहेगी क्वेश्चन में। अब बोलेगा प्लेन की इक्वेशन लिखिए, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? पहले वेक्टर फॉर्म में r डॉट एन इज इक्वल टू क्या होगा? a डॉट एन। व्हाट इज a? a इज द पॉइंट वेक्टर इन द प्लेन, n इज द परपेंडिकुलर दैट इज द नॉर्मल वेक्टर। जो भी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है उसको नॉर्मल कहते हैं हम लोग, दैट इज द नॉर्मल वेक्टर। और ये होगी आपकी वेक्टर इक्वेशन। मान लो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज दिया है a कॉमा बी कॉमा सी, और पॉइंट वेक्टर की जगह कोऑर्डिनेट्स दिए पॉइंट के x1 y1 z1, और आपसे बोला अब इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखिए। तो फॉर्मूला होगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1।
इक्वल्स टू 0। तो ये जो नई इक्वेशन बनकर आई है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है कार्टेशियन फॉर्म में, और ये वाला इक्वेशन ऑफ प्लेन है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, दोनों फॉर्म याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दोनों में से कौन सा भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू नॉन पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब अपनी प्लेन मान लीजिए ये है, इसके पैरेलल मुझे दो वेक्टर दी गई रही है, 1 2 ऐसे, इसके पैरेलल मुझे दो वेक्टर है, ये नॉन जीरो वेक्टर है और ये आपस में भी पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो अभी मुझे इसका क्रॉस करना पड़ेगा। तो नहीं तो पैरेलल वेक्टर आपस में रहेंगे, ऐसे ऐसे दो वेक्टर बाजू बाजू में दे दिए पैरेलल में, तो क्रॉस करते ही इसका क्रॉस 0 आ जाएगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और क्यों क्रॉस करना है वो मैं समझाता हूँ। मान लीजिए इस प्लेन के पैरेलल में दो वेक्टर दिए थे, अगर मैं इन दो वेक्टर का क्रॉस करूँ तो इनके दोनों के परपेंडिकुलर एक नया वेक्टर आ जाएगा, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक नया आएगा, वो तो अपने प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं। तो अगर ऐसा दिया रहे दो पैरेलल वेक्टर b1, ये पैरेलल वेक्टर है, ये फर्स्ट पैरेलल वेक्टर है, और b2 ये सेकेंड पैरेलल वेक्टर है दिया है, तो आपको नॉर्मल ढूंढने के लिए b1 और b2 का क्रॉस करना पड़ेगा। आ गया b1 क्रॉस b2, और मेरे पास पॉइंट तो दिया ही था, गिवन पॉइंट ए दिया रहेगा। अब मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, क्या था, r डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। एन मैंने कैसे निकाला, b1 और b2 को क्रॉस किया, क्योंकि हमें प्लेन के पैरेलल दो वेक्टर्स दिया था, उनका क्रॉस करते ही उनके परपेंडिकुलर एक नया वेक्टर आया जो कि प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए वही नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये वाली इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। अगर चाहो तो ये n की जगह b1 क्रॉस b2 डालोगे तो यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा बनता है, तो वो फॉर्मूला भी आपके बुक में लिखा होगा, मगर मैं नहीं कॉम्प्लिकेट करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि इसी से आप निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथी इक्वेशन, ये भी प्लेन की इक्वेशन निकालना है, बट इसमें आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे। तो ये भी सिमिलर सा सवाल है जो पिछले सवाल का जैसे ही था। मान लो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए, ए बी और सी। इन 3 पॉइंट की मदद से आप दो वेक्टर बना लीजिए। कौन सा, ए बी वेक्टर, क्या होगा फॉर्मूला, बी माइनस ए, फिर ए सी वेक्टर क्या होगा, सी माइनस ए। अब ए बी और ए सी जो है वो प्लेन के अंदर 2 नॉन पैरेलल वेक्टर्स बन गए। अब अगर मैं इसका क्रॉस कर दूं तो इनके परपेंडिकुलर एक नया वेक्टर आ जाएगा जो कि अपने प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ए बी क्रॉस ए सी करने से मुझे ये चीज़ मिल गई, नॉर्मल। अब मेरे पास नॉर्मल आ गया, क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट तो पहले से था, इसमें 3 पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी r डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट एन। और बस n निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा तामझाम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी आपको n निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो इसका कार्टेशियन इक्वेशन में भी फॉर्म है, मगर मैं नहीं चाहूँगा कि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करिए, कार्टेशियन इक्वेशन को फिर से समझने की कोशिश करिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो अच्छा यही वाला लिख लेना। ठीक है, चलिए कन्वर्जन तो कर ही सकते हो ना। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। तो याद रखने का, कभी भी ऐसा दिखेगा ना, ये वर्ड देखेगा आपको तो आप समझ जाने का फैमिली के क्वेश्चन है ये, फैमिली ऑफ प्लेन, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन इक्वल्स टू 0, ये आप फॉर्मूला लगाना है। लैम्डा निकालने के लिए ऑब्वियसली एक कंडीशन तो हमेशा दी रहेगी। तो पांचों फॉर्म्स आपको याद हो गए, फटाफट याद कर लीजिए पांचों फॉर्म, एक बार रिवाइंड कर लेंगे हम लोग। सबसे पहला नॉर्मल फॉर्म, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, एन कैप जो है नॉर्मल का यूनिट वेक्टर रहना है, p डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन, सॉरी प्लेन फ्रॉम ओरिजिन,
r dot n is equals to a dot n. a is the point vector, n is the perpendicular vector और normal vector. यहाँ पे दो पैरेलल वेक्टर्स दिए थे, उनका क्रॉस करते ही नॉर्मल आ जाएगा, बाद में वही पॉइंट वेक्टर पॉइंट तो दिया रहेगा और r डॉट एन a डॉट एन. यहाँ पे 3 पॉइंट दिए रहेंगे, उनकी मदद से दो वेक्टर बनाओगे, क्रॉस करते ही नॉर्मल मिल गया, पॉइंट तो आपके पास बहुत सारे बना लोगे. फैमिली ऑफ प्लेन के लिए आपको क्वेश्चन में ये वर्ड देखना चाहिए, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन. ये वर्ड दिखते ही आपको फैमिली ऑफ प्लेन का सवाल समझ में आ जाएगा और फैमिली ऑफ प्लेन का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है इसके लिए एक एग्जांपल ज़रूर सॉल्व करेंगे. चलिए आगे बढ़ते, सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर देते. तो यहाँ पे क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स. तो 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन, तो अभी हमने ये पढ़ा, तो बताइए फटाफट क्या हो जाएगा. पहले इन तीनों पॉइंट की मदद से मैं दो वेक्टर बना लूँगा, ए बी ए सी. तो इसको ए मान लो, तो ए बी के लिए बी माइनस ए करना पड़ेगा. तो बताइए ये कितना है बी और वो वाला ए, तो माइनस करिए, -1 कितना हो गया -2, 4 -2 तो ये हो गया 2 -3 ये हो गया -1. अब ए बी के लिए सी माइनस ए, तो बताइए 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 1 में से 2 गया -1 बचेगा, 1 में से 3 गया तो -2 बचेगा. तो ए बी और ए सी ये आ गया मेरे पास. अब मुझे क्या करना है, इनका क्रॉस करना है. तो क्रॉस के लिए मुझे यहाँ पे आई जे के लिखना होगा. अब बस क्रॉस करिए, ए बी क्रॉस ए सी. तो आई कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, चलो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर लो. आई कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 -1. जे कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, जे का रो कॉलम स्किप, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2. के कोएफिशिएंट देखो, ये चीज़ आपको सिखाने वाली चीज़ नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट आप 1000 बार करते हो पूरे साल भर में, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए. ठीक है, अब के वाला स्किप हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 -4. ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा -5i -6j -2k. ये आ गया आपके पास नॉर्मल वेक्टर. अब नॉर्मल आ गया, अब आप कोई भी एक पॉइंट यूज़ कर लीजिए. चलिए पहला पॉइंट यूज़ कर लेता हूँ मैं, 1, 2, 3. अब मुझे इक्वेशन निकली है, तो अगर इसका मुझे नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बताना है, तो -5 -6 -2, जो कि मैं लिख सकता हूँ 5 6 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए इक्वेशन बताइए, ए x - x1 फिर b 6 है, y - y1 c 2 है, z - 3 इक्वल्स टू 0. तो ये बनेगा 5x + 6y + 2z, 5 1 ज़ा 5, 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 12 और 5 17 और 6 23 हो गया. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, 5x 6y 2z और ये -23. ठीक है, और कोई ऑप्शन में दिख रहा नहीं है, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इस तरीके से आप 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो. चलिए अगला सवाल, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू. दो नए प्लेन्स दिए गए हैं, इनके परपेंडिकुलर अपना प्लेन है. ठीक है, तो इनके परपेंडिकुलर अपना प्लेन है, मतलब इनके नॉर्मल का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो अपना नॉर्मल होगा. ठीक है, तो फटाफट नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. तो बताइए पहले वाले का नॉर्मल कितना है, 2 3 -2. दूसरे वाले का नॉर्मल, ये जो x y z कोएफिशिएंट है ना, वही है नॉर्मल, 1 2 -3 i j k. क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है, बताइए 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4,
जे के साथ बताइए कितना आ रहा है 6 + 2 और के के साथ कितना आ रहा है 4 - 3। तो फाइनली 9 में से 4 गए तो 5 बचेगा, 6 और 2 4 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा। ये आ गया अपना नॉर्मल। तो देख लीजिए -541 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, -541 +1 ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। चलिए +1 में नहीं दिख रहा, दोनों माइनस में दिया है तो देखेंगे। चलो फाइनल -5 4 +1 ये है ना, इसमें -5 + 4 +1 ठीक है। चलिए ये वाला है -5 + 4 +1। ये दोनों में से राइट ऑप्शन कौन सा है वो तो मुझे बाद में दिखेगा। तो क्या फॉर्मूला था r.n = a.n। तो r.n तो मिल गया, ये दोनों ऑप्शन में से कोई सा होगा, a.n करना है। तो पॉइंट दिया था अपना, अब बस इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करिए, आंसर बता देंगे हम लोग। तो a.n इसका डॉट प्रोडक्ट करना है 1 × -5 -5 -1 4 ज़ा -4 2 1 ज़ा 2 तो 9 में से 2 गया -7। तो a.n आया -7 जो कि सी ऑप्शन में है, तो आंसर सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे ध्यान दीजिए। द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, देखो याद आ गया फैमिली ऑफ प्लेन, ये वर्ड आपको देखने को मिलता है, द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। चलिए तो क्या होगा बताओ, पहला प्लेन, ये पहले प्लेन की इक्वेशन है, प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे प्लेन की इक्वेशन बताओ क्या थी, 3y - z + 4 = 0। अब बोल रहे हैं ये जो नई प्लेन आई है इसमें ये पैरेलल है y एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना। तो जब भी कोई प्लेन किसी एक्सिस को पैरेलल होती है तो उसका वो वाला कोएफिशिएंट 0 हो जाता है। तो सबसे पहले x कोएफिशिएंट कितना है वो बताइए, x कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 + 2 लैम्डा, y कोएफिशिएंट कितना आया है 1 + 3 लैम्डा, तो ये इसको 0 करना है बस। z कोएफिशिएंट कितना आएगा 1 + -लैम्डा, ठीक है। और कांस्टेंट वाला कितना आया है -1 + 4 लैम्डा। चलिए अब मुझे पता है कि ये पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसका ये वाला कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो जिससे लैम्डा की वैल्यू आ रही है -1/3। अब बस -1/3 डालना है और सिंप्लीफाई करके हमें ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, अच्छा पहले प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे फिर देखेंगे। चलिए लैम्डा की वैल्यू -1/3 डाल दीजिए इसमें, 1 - 1/3, ये 2/3 था ना, तो 1/3 पुट करने पर ये ऐसा हो जाएगा, तो फाइनली आएगा 1/3x। चलिए प्लस y वाला कोएफिशिएंट तो 0 हो जाएगा, z में डालिए माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z 4/3 z, और यहाँ पे अगर मैं -1/3 डालूँ तो माइनस माइनस प्लस 7/3 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बचेगा x + 0y + 4z - 7 इक्वल्स टू 0। अब इस प्लेन में कौन सा और एक पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइए। इसमें तो 4 ऑप्शन है, एक एक करके पुट करना है और चेक करना है ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। बताना है ना कि ये वाला जो प्लेन है किसी कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, तो जिस पॉइंट से पास होता रहेगा उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो ये ऑप्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट मीट द प्लेन एट राइट एंगल एट दिस पॉइंट। तो बोल रहा है प्लेन पे इन 2 पॉइंट की मदद से जो लाइन बनी है वो क्या है, राइट एंगल पे है, मतलब परपेंडिकुलर है।
तो मेरा नॉर्मल हो जाएगा, इन दो पॉइंट को माइनस करके मिलेगा, और वो राइट एंगल पे मिल रहा है इस पॉइंट पे टू द इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब वो पॉइंट इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर है। तो ये मेरा पॉइंट जो है वो प्लेन का पॉइंट है, -10,5,4। तो पहले a2 माइनस a1 कर लेता हूँ। तो a2 माइनस a1 करो, -3 -4 तो -7, कॉमा 2 माइनस -1 तो 3, 3 - 2 दैट इज़ 1। तो ये आ गया आपका नॉर्मल और ये आ गया आपका पॉइंट। तो बस r डॉट एन इक्वल टू a डॉट एन, या तो फिर a x माइनस x1 प्लस b कितना है, गलत कर रहे हो, ये पॉइंट है, ये नॉर्मल है। तो a x माइनस x1 फिर b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो बताइए कितना हो जाएगा, -7x प्लस 3y प्लस z -70 -15 -4 इक्वल टू 0। तो 70 और 15 कितना हो जाएगा, 85 और 4 89 -7x प्लस 3y प्लस z। अगर मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो 7x प्लस 3y माइनस z, साइन चेंज होता जाएगा, और प्लस 89। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला जो टॉपिक है वो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। तो इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दो प्लेन के बीच में, दो लाइन के बीच में, और एक लाइन एक प्लेन के बीच में। तीनों को एक ही साथ समझ लेते हैं। मान लो दो प्लेन है तो दो नॉर्मल होंगे n1 n2। तो अगर मैं उन नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो निकाल लूँ तो वही प्लेन के बीच में भी होगा। तो फॉर्मूला होगा नॉर्मल के बीच में एंगल निकालने के लिए, दो वेक्टर का बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं और मॉड n1 मॉड n2, इससे निकलेगा। वैसे ही दो लाइन के बीच में निकाला तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज है, ये तो डायरेक्शन वेक्टर थे, पैरेलल वेक्टर थे, उनके बीच में एंगल निकाल दीजिए। ये क्या हो जाएगा, b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2। एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल निकालना है तो फॉर्मूला होगा साइन थीटा का, क्योंकि नॉर्मल और लाइन के बीच में पहले एंगल निकालूंगा, मगर मुझे प्लेन और लाइन के बीच में निकाला तो एलाइड एंगल लगाना पड़ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाना पड़ जाएगा। इसके लिए ये साइन थीटा कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मूला कॉस थीटा का लगता है। ये हो जाएगा, मान लीजिए नॉर्मल n है और प्लेन का डायरेक्शन वेक्टर b है, तो मॉड n मॉड b, n b n1 n2 b1 b2 क्या होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा सब कुछ, बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। और यहाँ से एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन भी पढ़ लिया हमने, जो लास्ट पढ़ा था। अब एंगल के सवाल कर लेते हैं, फिर मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन दी गई है, इनके बीच में एंगल पूछा है। तो मैंने बताया था, तो पहले इनका डायरेक्शन 2 2 -1 और 1 2 -2, तो देख लीजिए सब स्टैंडर्ड फॉर्म में थे। हाँ ठीक है, अब मैंने इनका पहले दोनों का डायरेक्शन वेक्टर ले लिया, अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा न्यूमरेटर में। बताइए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मॉड 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये हो गया 9, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये भी हो गया 9, √9 इंटू √9, ये बन गया 9, 2 से 2 गया तो ये बचा 4/9। तो एंगल कितना आया, 4/9, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगता है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस इनवर्स 4/9, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए बहुत सिंपल सा था, फॉर्मूला लगा लो आंसर आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं सीटी में। चलिए
इस बार एंगल दे दिया है लाइन और प्लेन के बीच में, तो द वैल्यू ऑफ लैम्डा पूछा है, ठीक है। चलिए, तो एंगल भी दिया है तो कॉस थीटा का दिया है, और आपको पता है कि साइन थीटा होता है लाइन और प्लेन के बीच में एंगल, तो इसका साइन वर्जन निकाल देता हूँ मैं। तो इसका साइन इनवर्स वाला पार्ट क्या होगा, पाइथागोरस की मदद से निकलेगा, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। अब आपको मालूम है कि कॉस दिया है मतलब ये एडजेसेंट दिया होगा और हाइपोटेनस, तो अगर मुझे अपोजिट निकालना है तो कैसे निकालूंगा, अपोजिट स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस एडजेसेंट स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो ये आ गया 1। चलिए अपोजिट में तो 1, और साइन की वैल्यू 1/3 दी गई है। तो फाइनली एंगल निकालने का फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर एन डॉट बी अपॉन मॉड एन मॉड बी। चलिए एन कितना है और बी कितना है, पहले बी लिख लेता हूँ। बी इजीली दिख रहा है 2, 1, -2, और नॉर्मल कितना है, जो एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट है वही नॉर्मल है। चलिए डॉट प्रोडक्ट करिए इनका, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 लैम्डा अपॉन ये हो जाएगा √9, ये हो जाएगा 4 + 1 5 + लैम्डा स्क्वायर। तो फाइनली इसकी वैल्यू दी गई है 5 + लैम्डा स्क्वायर 1/3 दी गई है ना, 3 से 3 गया, 5 + लैम्डा स्क्वायर को इधर भेज दो, 5 + लैम्डा स्क्वायर का अंडर रूट और यहाँ पे 2 लैम्डा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, 5 + लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लैम्डा स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5/3। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। इजी था सवाल, तो इजी है, थोड़ा सा फोकस करोगे चीज़ें सॉल्व हो जाती है, ठीक है। बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे, कॉस थीटा देखकर कॉस का फॉर्मूला लगाने चल पड़ते, जबकि ध्यान देना है कॉस थीटा दिया तो है मगर लगाना तो साइन थीटा के लिए है, ठीक है। तो उसका कॉस वर्जन कैसे निकालना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट की मदद से आप निकाल सकते हो। चलिए अगला सवाल, द एंगल बिटवीन प्लेन एंड प्लेन, दोनों प्लेन दिया है। अच्छा एंगल भी बता दिया, एक अननोन डाल दिया जैसे पिछले बार में लैम्डा डाला था। तो फॉर्मूला क्या है बताओ, दोनों प्लेन का नॉर्मल कितना है, m, -1, -2, 2, -m, 1 माइनस में, ठीक है। चलिए डॉट प्रोडक्ट करूँ तो 2m + m -2 अपॉन अंडर रूट m² + 5, यहाँ पे भी m² + 5 cos π/3, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। तो चलिए और कुछ कर सकता हूँ मैं, नहीं, 2m + m 3m - 2 अपॉन सेम था तो स्क्वायर रूट कट जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए m² + 5 इक्वल्स टू 6m - 4, सबको एक साइड लाइए, m² - 6m + 9 इक्वल्स टू 0। तो 9 कौन सा टेबल में आता है, 3 3 9, तो m का वैल्यू यह आया 3, m का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, +- 3 दोनों आ जाएगा कि माइनस, नहीं -3 ही आएगा, सॉरी 3 आएगा आंसर। तो सी ऑप्शन m का वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक, कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन्स एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम। 2 लाइन दी गई है, कोप्लेनर है कि नहीं ये पता करना है। r इक्वल्स टू a1 + λ_b1, r2 इक्वल्स टू a2 + λ_b2, ठीक है। अब कोप्लेनर है कि नहीं है मुझे ये पता करना है, तो मैं ये चेक करूँगा a1 - a2 का बॉक्स b1 और b2 के साथ, अगर ये 0 आ रहा है तो ये कोप्लेनर होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो ये कोप्लेनर नहीं होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ थी। दूसरी चीज़, मुझे
इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए, प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में चाहिए मुझे r डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट एन, है ना। अब दो लाइन दी गई है तो दोनों में से कौन सा भी एक ए के लिए यूज़ कर लूँगा, और मुझे एन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये दोनों लाइन उस प्लेन के अंदर है तो उनका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो भी प्लेन के अंदर ही होगा, या तो प्लेन के पैरेलल होगा। जैसे ही क्रॉस करूँ तो मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा जो कि नॉर्मल की तरह काम करेगा। और ए की वैल्यू आप दोनों में से A1 A2 में से कोई भी एक पॉइंट को ले सकते हो। इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ लाइन बना पाओगे दो लाइन से मिलाकर। चलिए नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये प्लेन है r डॉट ए माइनस ए डॉट एन, सॉरी r डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। यही थी प्लेन की इक्वेशन। लेट्स से दिस इज द पॉइंट P, और अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, इस P पॉइंट को प्लेन के अंदर सेटिस्फाई करना है, r की जगह P डाल दो तो ये हो जाएगा P डॉट एन माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन। ये फॉर्मूला होगा आपका डिस्टेंस का। और ये तो वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म वाला इक्वेशन ज़्यादा यूज़ होता है। तो देख लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में क्या इक्वेशन होगी। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होगी, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। ये किसकी इक्वेशन है, प्लेन की। और पॉइंट है जिधर से डिस्टेंस निकालना है, यह है x1 y1 z1, और ये प्लेन की इक्वेशन। अब ये डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू, इस पॉइंट को प्लेन के अंदर सेटिस्फाई करना जैसे पहले किया था, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 प्लस डी अपॉन में नॉर्मल का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही फॉर्मूला जो पहले लिखा था, बस वो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन थी, ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है। कार्टेशियन फॉर्म में इजीली सॉल्व होता है तो वही वाला हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला करें, चलिए क्वेश्चन करते हैं। इफ अ प्लेन इज पैरेलल टू टू लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 1, 0, -1 and -1, 1, 0 and it's contain the point 1, 1, 1 if it cuts the coordinate axis at point A, B, C then the volume of tetrahedron। ठीक है, सवाल मज़ेदार है, एक एक करके सवाल स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है ना। ए प्लेन इज पैरेलल टू टू लाइन्स उस डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। ठीक है, तो अब दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए, अगर मैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो मुझे नॉर्मल नहीं मिल जाएगा। आई जे के 1, 0, -1, -1, 1, 0। चलिए क्या हो जाएगा बताइए, आई क्रॉस आई वाला कोएफिशिएंट गया तो 0 + 1 माइनस जे रो कॉलम गया तो 1, 0 -1 आ गया, के रो कॉलम गया तो ये 1 आ गया। तो फाइनली आ रहा है आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, ये आ गया आपका नॉर्मल, और एक पॉइंट भी दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट भी क्या दिया हुआ है 1, 1, 1। चलिए तो क्या फॉर्मूला था, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ये आ गई प्लेन की इक्वेशन। अब मुझे बोला है ये जो प्लेन की इक्वेशन है, चलो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको आर की जगह डालना है एक्स वाई जेड, जैसे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा x वाला i के साथ x हो जाएगा, y और z इक्वल्स टू 3। ठीक है, x + y + z इक्वल्स टू 3। अब इस प्लेन का मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन कराना है। तो जैसे x के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे x कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो वहाँ पे y और z 0 होगा, तो वो वाला पॉइंट आ जाएगा
3,0,0, फिर दूसरा वाला पॉइंट आ जाएगा 0,3,0 और तीसरा पॉइंट आ जाएगा 0,0,3। ये तीनों एक्सिस के साथ मैंने इंटरसेक्शन करा दिया। अब मुझे विद द हेल्प ऑफ ज़ीरो मतलब ओरिजिन एक टेट्राहेड्रॉन बनाना है और उसका वॉल्यूम ढूंढना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन फार्मूला होता है 6 इंटू, मुझे बॉक्स निकालना पड़ेगा या तो फिर मैं ये डायरेक्ट एक्स वाई जेड को अगर मैं इंटू कर दूँ, टेट्राहेड्रॉन में वैसे ही होता है, ठीक है ना। अगर ओरिजिन के साथ बनाया तब तो वो मुझे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स वाला 3, वाई वाला भी 3, 3, 3, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और ये हो जाएगा 9/2। तो ये आंसर आ जाएगा 9/2। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चल आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल। इफ द लाइन दिस मीट द प्लेन एट पॉइंट P, देन द डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द ओरिजिन। क्या बोला है, एक लाइन दी गई है, मीट्स द प्लेन, वो प्लेन को किसी P पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो लाइन से हम लोग वो पॉइंट निकाल लेता हूँ, उसको लैम्बडा जूम करूँगा तो ये आ जाएगा 2 लैम्बडा प्लस 1, y की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्बडा माइनस 1 और z की वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्बडा प्लस 2। अब ये प्लेन के अंदर सेटिस्फाइड कर दो, ये हो जाएगा 2 लैम्बडा प्लस 1, क्योंकि ये इस पर मीट हो रहा है ना तो इसमें वो सेटिस्फाई होना चाहिए। y की वैल्यू आएगी 3 लैम्बडा माइनस 1 और z की वैल्यू आ गई 4 लैम्बडा प्लस 2 इक्वल्स टू 15। चलिए ये हो जाएगा 2 लैम्बडा प्लस 6 लैम्बडा प्लस 12 लैम्बडा इक्वल्स टू 15 था। कांस्टेंट वाला पार्ट कितना आ गया, 1 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा वाला पार्ट कितना हो गया, 12 6 18 2 20 लैम्बडा। इधर ही रहने दो इसको, या तो फिर चलो कैलकुलेट करके तब भेज देंगे। अब ये -1 और ये 6 तो -5 तो ये 10 हो गया, ठीक है। उधर जाके 10 बन जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेट करो +5, पहले से 15 था और -5 हो जाएगा तो 10। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1/2 आया। लैम्बडा की वैल्यू 1/2 डालो तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, लैम्बडा की वैल्यू 1/2 डालो तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है। लैम्बडा की वैल्यू 1/2 डालो तो 3/2 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यू 1/2 डालो तो 4 का हाफ, तो 2 + 2 4। ये आया मेरा पॉइंट, क्या आया, 2, ½ 4। अब मुझे इस P पॉइंट का ओरिजिन के साथ डिस्टेंस निकालना है, तो क्या आंसर आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ½ का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 16 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 20, 24 81/4, 81 का रूट हो गया 9/2। आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन, अभी ये सॉल्व किया था, ये देखो मैं इसका हिंट दे दो सॉल्व कर लेते। यही तो था पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड द प्लेन। तो सेम एज इट इज आप पहले इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट लाइन एंड द प्लेन कर लोगे, फिर इस बार डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ना पूछे, डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट पूछा है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, आप ट्राई करिए। बस पिछले सवाल में ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा था तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर लिया। इस बार जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा फिर आप इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना, x2 - x1 y2 - y1 स्क्वायर स्क्वायर सम, ठीक है। चलिए अगला सवाल कर लेता हूँ मैं। द लाइन दिस लाइज इन द प्लेन, अच्छा ये लाइन जो है वो इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है,
ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड ऑल अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये पूछा है आपसे। चलिए, तो अगर ये लाइन इस प्लेन के अंदर है तो इस लाइन का जो पॉइंट है वो भी प्लेन के अंदर होगा, है ना। या तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये लाइन प्लेन के अंदर है तो इस लाइन का जो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज है और इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है उसका डॉट ज़ीरो आना चाहिए। तो चलिए पहले इसका बी वाला पार्ट लिख लेता हूँ मैं। बी वाला पार्ट कितना 3 - 5, 2 और नॉर्मल वाला पार्ट हो जाएगा 1 3 माइनस अल्फ़ा। इसका डॉट ज़ीरो करिए, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15 माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। क्यों डॉट ज़ीरो आएगा? क्योंकि देखिए इस लाइन के अंदर ही ये प्लेन है तो इसका नॉर्मल और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है 0। तो बताइए 3 में से 15 गया तो 12, तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आ गया -6, है ना। 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ द -6, अल्फ़ा का वैल्यू -6 आ गया। अब मैं ये बता सकता हूँ अल्फ़ा अगर -6 आया 3y -6 तो 6z प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन के अंदर जो पॉइंट है वो इसके अंदर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बताइए पॉइंट क्या है इस लाइन के अंदर, पॉइंट बताइए। 2, 1, -2 डाल दो इसके अंदर, 2 -1 और ये -2 तो -12 प्लस बीटा इक्वल टू 0। 12 में से 5 गया, कितना बचेगा? 12 में से 5 गया, सॉरी इसको उधर भेज दो। बीटा इज इक्वल टू 12 में से 5 गया तो 7, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 7। तो अल्फ़ा कितना आया था -6। अब मुझे जो वैल्यू पूछा है उसके अंदर पुट करके फटाफट सॉल्व कर लूँगा। अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 6 -6 का स्क्वायर 36, बीटा का स्क्वायर 49 माइनस अल्फ़ा बीटा 7 6 42, इसकी वैल्यू पूछा है तो 49 में से 42 गया तो ये बच रहा है 7, 36 प्लस 7 तो ये आएगा 43 जो कि बी ऑप्शन में। ठीक है, सिंपल था सवाल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला सवाल है, लेट P बी अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दी एंड R बी द पॉइंट देन द इमेज ऑफ द R इन द प्लेन। ठीक है, ये इमेज वाला क्वेश्चन है। अब इमेज ऑफ द पॉइंट आपको ये टॉपिक है नहीं, ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ इमेज कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको पहले प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकाली, ये वाला प्लेन का इक्वेशन आप घर पे निकाल लेना। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला को एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए प्लेन और इमेज ऑफ द प्लेन, ये 2 क्वेश्चन को टॉपिक को कराना पड़ेगा। ठीक है, जेईई के सिलेबस में है, सीईटी में वैसे क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, तो देख लेंगे, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलिए, सो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा और इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। थॉरली मैंने हर एक टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश किया, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है, मगर मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए। वीडियो देख करके मैथ्स नहीं सीखा जाता है। जब आप जिम जाते हो तो बॉडी जो ट्रेनर हो उसको बॉडी में जिम करते हुए उसका बॉडी तो बनता है, मगर आप उसको देख कर बॉडी नहीं बना सकते हो, या घर पे बैठ के यूट्यूब पे वीडियो देखकर आप बॉडी नहीं बना सकते। आपको जाना पड़ेगा जिम में, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपकी बॉडी बनेगी। तो इसी तरीके से अगर आपको मैथ सीखना है तो खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक अच्छी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बुक खरीद लीजिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो, उसको लगाते रहिए, डाउट क्लियर करिए अपने मेंटर के साथ बैठकर और अपनी स्टडी पूरी करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। नया चैप्टर कौन सा लाना है आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा।